हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम एनसीईआरटी इतिहास क्लास 6 का कोर्स चला रहे हैं। इस कोर्स में हम चैप्टर 5 नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसमें हम एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उससे बारे में ही चर्चा करेंगे दोस्तों। और ये किताबें आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितनी ज़्यादा आवश्यक होती हैं दोस्तों। इसमें हम एनसीईआरटी इतिहास क्लास 6 के चैप्टर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। दोस्तों इस पाठ में हम प्राचीन समय के राज्य और राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। तो दोस्तों आज से लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की जो प्रक्रिया थी उसमें कुछ बदलाव हो गए थे। अश्वमेध आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। और दोस्तों उसमें क्या बदलाव आए, जो राजा बनता था उसे पहले अश्वमेध यज्ञ आयोजित करना पड़ता था, इसके बाद ही उसे राजा माना जाता था। तो दोस्तों 3000 साल पहले अश्वमेध यज्ञ राजा बनने के लिए किए जाते थे। ठीक है दोस्तों अब हम शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। शासक 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव हो गए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। और इन महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। और दोस्तों जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, और जन का अर्थ है दोस्तों हमने अपने इसी कोर्स के पिछले वीडियो में देखा था कि जन का अर्थ होता है जनता या लोग। तो लोगों के बसने की जगह को ही जनपद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ आज से कितने वर्ष पहले किए जाते थे? 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में जो बदलाव हुए थे, यानी 3000 साल पहले राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ आयोजित करना पड़ता था। और जो राजा इन अश्वमेध यज्ञों को पूरा कर लेता था वे राजा बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। और इन महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन यानी जनता के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। यानी ये राजा एक विशेष जगह में रहने वाले लोगों के राजा नहीं बल्कि एक विशाल जगह में रहने वाले सभी लोगों के राजा माने जाने लगे। और दोस्तों जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, अर्थात लोगों के बसने की जगह को ही जनपद कहा जाता है। तो दोस्तों पेपर में शासकों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ कितने वर्ष पहले आयोजित किए गए और ये अश्वमेध यज्ञ क्यों किए जाते थे? दोस्तों 3000 साल पहले अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे और ये अश्वमेध यज्ञ राजा बनने के लिए किए जाते थे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अश्वमेध करने वाले राजा क्या माना जाता था? बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। और महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन यानी एक जगह के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। और दोस्तों जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, यानी जहाँ पर जनता या लोग रहते हैं उस जगह को ही जनपद कहा जाता था उस पुराने समय में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम अश्वमेध यज्ञ के बारे में चर्चा करेंगे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, यह किस प्रकार किया जाता है और इसमें को करने की क्या क्या प्रक्रिया होती है? ठीक है दोस्तों। इस यज्ञ में एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। और इस घोड़े को यदि कोई दूसरा राजा रोकता तो उसे अश्वमेध करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता होगा। और अगर उसने जाने दिया तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा ही शक्तिशाली माना जाने लगेगा। और यह अश्वमेध यज्ञ पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। और इस अश्वमेध यज्ञ में विभिन्न राजाओं को भी आमंत्रण दिया जाता था। तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार होता था? अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था राजा के द्वारा और वह लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण करता था। यदि इस घोड़े को कोई दूसरा राजा रोक लेता तो उसे अश्वमेध करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता होगा। और उसे जाने दिए तो अश्वमेध करने वाले राजा
शक्तिशाली माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ होता था और यह अश्वमेध यज्ञ पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। और इस अश्वमेध यज्ञ में विभिन्न राज्य के राजाओं को भी आमंत्रण दिया जाता था। तो दोस्तों हमने इसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथ। दोस्तों अब हम उत्तर वैदिक ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद, उन्हें ही उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। तो दोस्तों ऋग्वेद काल दो भागों में बटा हुआ था, एक तो ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद लिखे गए थे, उन्हें ये उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ कहा जाता है। तो ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए थे? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद। तो दोस्तों हमारे एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि उत्तर वैदिक ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद लिखे गए थे उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। और ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सामवेद को, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद को ही उत्तर वैदिक ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम उस समय के वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ण। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। तो दोस्तों उस समय पुरोहितों द्वारा ही लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। और ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम एक एक करके इन चारों वर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वर्णों को पुरोहितों द्वारा लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है दोस्तों, पहला वर्ण था ब्राह्मण। और इस ब्राह्मण वर्ग का क्या कार्य था? वेदों का अध्ययन करना, इनका अध्यापन करना और यज्ञ करना ब्राह्मणों का कार्य था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अब दूसरे वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा वर्ग था क्षत्रिय। और इस क्षत्रिय वर्ग में युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना इनका मुख्य कार्य हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वैश्यों का क्या था? व्यापारी या कामकाजी लोग। ठीक है दोस्तों वैश्य में किन किन को शामिल किया जाता था या वैश्यों का क्या कार्य था? कृषक, पशुपालक और व्यापारी ही वैश्य वर्ग में शामिल होते थे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों शूद्र वर्ग का कार्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। अर्थात दोस्तों शूद्र वर्ग के लोग अपने मनपसंद इन तीनों वर्गों में से किसी में भी कार्य कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने 4 वर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। इन वर्गों को पुरोहितों द्वारा 4 भागों में बांटा गया। पहला वर्ण था ब्राह्मण और इनका कार्य था वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना। ठीक है दोस्तों, क्षत्रियों का क्या कार्य था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और वैश्यों का कार्य था कृषि करना। पशुपालक और जो व्यापारी थे वे वैश्य वर्ग में शामिल थे। और दोस्तों इन 4 वर्णों में से कौन सा वर्ण था जो इन तीनों वर्णों में से किसी में भी अपना काम कर सकता था? तो वो थे शूद्र। शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि प्राचीन गणराज्य में लोगों को वर्गों में किसने विभाजित किया था? तो पुरोहितों द्वारा लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। और दोस्तों ब्राह्मण वर्ग के कार्य क्या थे? वेदों का अध्ययन, अध्यापन करना, यज्ञ करना। और क्षत्रियों का क्या कार्य था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और वैसे व्यापारी क्या कार्य था? कृषि करना, पशुपालन और व्यापारी। और दोस्तों शूद्रों का क्या कार्य था? तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है दोस्तों, शूद्रों का प्रमुख कार्य था। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम प्राचीन समय में जो जनपद थे यानी जहाँ पर लोग रहते थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। और जन का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जन का अर्थ होता है जनता या लोग, यानी जहाँ पर लोग बसते थे उस जगह को
प्राचीन समय में जनपद कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, महायज्ञों यानी अश्वमेध करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा जाने मानने लगे। ठीक है दोस्तों, जो राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे उन राजाओं को जन के राजा न होकर जनपदों के राजा कहा जाता था। और इन पर लोग झोपड़ियों में रहते थे और वे मवेशी तथा जानवरों को पालते थे। और दोस्तों, इन महाजनपदों में लोग झोपड़ियों में रहते थे और वे मवेशी पालते थे तथा जानवरों को भी पालते थे। और दोस्तों, वे फसल भी उगाते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों उगाते थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन या लोगों के बसने की जगह को ही जनपद कहा जाता है। और दोस्तों, महायज्ञों या अश्वमेध करने वाले राजा को ही जन का राजा न कहकर जनपदों का राजा माना जाने लगा। ठीक है दोस्तों। और इन जनपदों में दोस्तों लोग किस प्रकार की जगहों में रहते थे? वे झोपड़ियों में रहते थे और वे मवेशी तथा पालतू या जानवरों को पालते थे और वे कृषि भी करते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों उगाते थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें हमने जनपद के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जन या लोगों के बसने की जगह। और जनपदों के राजा किसे कहा जाता? जो राजा अश्वमेध यज्ञ या महायज्ञ कर लेते थे उन्हें ही जनपदों का राजा कहा जाता था। और इन जनपदों में लोग दोस्तों झोपड़ियों में रहते थे। वे मवेशी तथा जानवरों को पालते थे और वे फसल संबंधी कार्य भी करते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों उगाते थे। ठीक है दोस्त, चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हमने जनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, महाजनपद किन्हें कहा जाता है? लगभग 2500 साल पहले कुछ जो महत्वपूर्ण जनपद थे अब इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा या ये महाजनपदों के रूप में परिवर्तित हो गए। और अधिकतर इन महाजनपदों की राजधानियाँ एक ही होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इन महाजनपदों की कई राजधानियों के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी सुख, समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। और इस प्रकार की व्यवस्था करने के कारण इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया था। तो दोस्तों, महाजनपदों की शुरुआत कब हुई थी? आज से लगभग 2500 साल पहले जो कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे उन्हीं महत्वपूर्ण जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा था। और इन महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी। और जो कई महाजनपद थे जिनकी राजधानियों के चारों ओर किलेबंदी की गई थी, अर्थात इन महाजनपदों की राजधानियों के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन किया गया था। और इस तरह क्षेत्रों का नियंत्रण रखना भी सरल हो गया था। तो दोस्तों, महाजनपद इन्हें कहा जाता था। आज से लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, उन्हीं जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा था। और इन महाजनपदों की राजधानियाँ कैसी होती थी या कितनी होती थी? इन महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी। और ये जो कई महाजनपद थे इनकी राजधानियों के चारों ओर किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनकी राजधानियों के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी सुख और समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। और इस तरह की चीज़ों का निर्माण करने का कारण यह था कि इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया था। तो दोस्तों, अब हमने महाजनपदों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। और दोस्तों, अब इन महाजनपदों में जो राजा थे उनके द्वारा क्या क्या चीज़ों की शुरुआत की गई थी, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इन महाजनपदों में ये महाजनपद बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो इनके रख रखाव के लिए राजाओं द्वारा कर की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, अब हम कर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कर, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए इतने विशाल किले बनवाने
और इतनी बड़ी सेना के रख रखाव के लिए अब नियमित रूप से कर की जो व्यवस्था थी वह शुरू हो गई थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इन महाजनपदों में अधिकांश लोग कृषि संबंधी ही कार्यों में लगे हुए थे, इसलिए कर भी उनकी फसल की उपज के 1/6 हिस्से का कर लगता था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उस समय कर कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, और दोस्तों श्रमिकों के ऊपर भी कर लगाए गए थे। पर श्रमिकों के ऊपर दोस्तों कुछ अलग प्रकार का ही कर लगाया गया था। श्रमिकों को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, और इसे ही कर के रूप में माना जाता था। तो दोस्तों, कर की शुरुआत किस कारण हुई थी? महाजनपदों के जो राजा होते थे वे विशाल किले बनवाते थे और भी बड़ी सेना रखते थे। तो इतने बड़े विशाल किले बनवाने और इतनी बड़ी सेना के लिए रुपयों की तो आवश्यकता होती है दोस्तों, इसलिए अब नियमित रूप से कर वसूलने की व्यवस्था शुरू हो गई थी। और इन महाजनपदों में अधिकांश लोग कृषि कार्यों में लगे हुए थे, तो दोस्तों कर भी कृषि संबंधी चीज़ों पर ही लगाया गया। तो कृषकों के लिए कर उनकी फसल की जो उपज होती थी उसके 1/6 हिस्से पर कर लिया जाता था। और दोस्तों, उस समय कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया गया था, और श्रमिकों को कर के रूप में राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। तो दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है कि महाजनपदों के समय में कर की व्यवस्था या कर उत्पादन का कितने प्रतिशत पर लिया जाता था? दोस्तों, फसल की उपज के 1/6 हिस्से का कर लिया जाता था, और कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया जाता था। और श्रमिकों के ऊपर कर के रूप में क्या करवाया जाता था? श्रमिकों को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था कर के रूप में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम पशुपालकों के ऊपर जिस प्रकार का कर लगाया गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। पशुपालक पशुपालक जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में कर देना पड़ता था। तो दोस्तों, जो पशुपालक थे उनको या तो अपना एक जानवर देना पड़ता था, या इन पशुपालकों को अपने जानवरों से जो उत्पाद प्राप्त होते थे वे कर के रूप में राजा के सामने देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, व्यापारियों को किस प्रकार का कर देना पड़ता था? व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, व्यापारी सामान खरीदने और बेचने पर कर देते थे, और पशुपालक जानवर या उनके जानवर जो उत्पाद प्राप्त होते थे उसके रूप में कर देते थे। और दोस्तों, आखेटकों का अर्थ होता है शिकारी या शिकार करना। दोस्तों, आखेटकों को जो लोग आखेटक संबंधी कार्यों में लगे हुए थे वे जंगलों से प्राप्त वस्तुएं कर के रूप में देनी पड़ती थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने कर के बारे में चर्चा कर ली कि कर किस लिए लिए जाते थे, ताकि ये विशाल किले बनवाने और बड़ी सेना के रख रखाव के लिए कर लिए जाते थे। और महाजनपदों के समय अधिकांश लोग कृषि कार्यों में लगे हुए थे, इसलिए कर भी उनकी कृषि संबंधी चीज़ों पर ही लगेगा। फसल की उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। और दोस्तों, कारीगरों को भी कर देना पड़ता था, और श्रमिकों को दोस्तों कर के रूप में राजा के लिए महीने में 1 दिन काम ज़रूर करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, और व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। और आखेटकों को जंगल से जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी उन वस्तुओं में से ही वस्तुएं कर के रूप में राजा के सामने पेश करनी होती थी। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। दोस्तों, इन महाजनपदों या प्राचीन गणराज्यों के समय में कृषि में भी परिवर्तन हुए थे। तो हम अब कृषि के परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हो गए थे। तो दोस्तों, उस समय कृषि के क्षेत्र में कितने परिवर्तन हुए थे? 2 बड़े परिवर्तन हुए थे। पहला परिवर्तन कौन सा था? हल के फाल अब लकड़ी के न होकर लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज भी बढ़ गई थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हल के फाल जो पहले लकड़ी के होते थे वे इन महाजनपदों के काल के समय या प्राचीन गणराज्यों के समय में लकड़ी की जगह हल के फाल के रूप में
लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर ज़मीन को आसानी से जोता जा सकता था और इससे ज़मीन का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो दोस्तों अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फसलों की उपज भी तो बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम कृषि का दूसरा परिवर्तन देखते हैं। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, जिससे अब पहले की तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। और दोस्तों इन दोनों चीज़ों की जानकारी हमें जो वैज्ञानिकों द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण किया गया उससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था, जिससे अब पहले की तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। और दोस्तों इन कृषि में जो परिवर्तन हुए इसकी जानकारी हमें वैज्ञानिकों द्वारा जो सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है उससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों महाजनपदों के समय में कृषि में कौन कौन से परिवर्तन हो गए थे? दो बड़े परिवर्तन हो गए थे। पहला परिवर्तन था कि उस समय हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर ज़मीन को आसानी से जोता जा सकता था, इससे फसलों की उपज बढ़ गई। और दोस्तों दूसरा परिवर्तन था कि महाजनपद या जनपदों के समय में लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, जिससे पहले की तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने कृषि में जो परिवर्तन हुए थे उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने जनपद के बारे में जानकारी प्राप्त करी, महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब उनमें से एक महत्वपूर्ण जनपद है जो सबसे महत्वपूर्ण था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद था मगध। तो दोस्तों अब मगध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मगध लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था और यह मगध गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। मगध गंगा जनपद का या मगध महाजनपद का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में के काम में लगाया जाता था। तो दोस्तों मगध जनपद कितने सालों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली बन गया था? लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। और इस मगध महाजनपद में कौन कौन सी नदियाँ बहती थी? गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध महाजनपद से होकर बहती थी। और इस मगध महाजनपद का एक हिस्सा जंगलों से भरा होता था और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम मगध के राजा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों मगध का प्रथम राजा था बिंबिसार। बिंबिसार मगध का एक शक्तिशाली शासक था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मगध के एक और शासक था अजातशत्रु। इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। तो दोस्तों मगध गणराज्य का पहला शक्तिशाली राजा बिंबिसार था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अजातशत्रु जो शासक था इसके द्वारा राजगृह में स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम इस मगध महाजनपद के एक और राजा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। महापद्मानंद एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिमी भागों तक फैला लिया था। तो दोस्तों महापद्मानंद जो मगध का महत्वपूर्ण शासक था, इसने अपना नियंत्रण क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिमी भागों तक फैला लिया था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बिहार में राजगृह यानी आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बिहार में जो राजगृह था उस समय का यानी और आज के समय में जो राजगीर है वह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। और दोस्तों इसके राजगृह यानी राजगीर के बाद पाटलिपुत्र यानी आज का पटना है जो मगध की राजधानी बनाया गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों महापद्मानंद एक ऐसा महत्वपूर्ण मगध का शक्तिशाली शासक था जिसने अपने नियंत्रण क्षेत्र यानी मगध का क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। और बिहार में जो राजगृह
था यानी आधुनिक राजगीर है, वह सबसे पहले कई सालों तक मगध की राजधानी रहा। यानी मगध गणराज्य की पहली राजधानी थी राजगृह। ठीक है दोस्तों। और राजगृह के बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज का जो पटना है वह उस समय का पाटलिपुत्र कहलाता था। इसके बाद ये पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने मगध के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है कि मगध 200 सालों के भीतर मगध सबसे शक्तिशाली जनपद बन गया था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मगध महाजनपद में कौन कौन सी नदियाँ बहती थी? गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध महाजनपद से होकर बहती थी। और दोस्तों मगध महाजनपद का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और इन जंगलों में जो हाथी रहते थे उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मगध का प्रथम राजा कौन था? बिंबिसार मगध का पहला और शक्तिशाली शासक था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मगध का एक राजा था अजातशत्रु, इसने राजगृह में सबसे पहले स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों। अब हम मगध के एक राजा पद्मानंद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इन्होंने अपना नियंत्रण क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के यानी मगध का जो क्षेत्र था उसे बढ़ा लिया था। और ये कहाँ तक बढ़ाया था? उत्तर और भारतीय महाद्वीप के उत्तर और पश्चिमी भागों तक फैला लिया था। और दोस्तों मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? बिहार में जो राजगृह था यानी आधुनिक राजगीर का जो क्षेत्र है मगध की प्रथम राजधानी थी। और मगध की दूसरी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और यह पाटलिपुत्र का क्षेत्र आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र को पटना कहा जाता है। यह मगध महाजनपद की दूसरी राजधानी बनाई गई। ठीक है दोस्तों। अब हम वज्जी महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वज्जी दोस्तों वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी और यह महाजनपद मगध के पास ही स्थित था। और दोस्तों यहाँ पर शासन व्यवस्था गण या संघ संबंधी थी। इन गण और संघ का अर्थ होता है कि इसमें कई शासक होते थे तथा कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, वे सभी राजा होते थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी और यह कहाँ पर स्थित था? मगध के पास स्थित था। और यहाँ पर वज्जी महाजनपद में कैसी शासन व्यवस्था थी? गण या संघ संबंधी शासन व्यवस्था थी। और इस गण और संघ संबंधी शासन व्यवस्था को में बहुत से शासक होते थे तथा यहाँ पर कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, वे सभी राजा कहलाते थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। और यह कहाँ पर स्थित था? मगध के पास। और यहाँ पर शासन व्यवस्था कैसी थी? संधि या गण संबंधी। और संध और गण का अर्थ होता है कि इसमें कई शासक एक साथ शासन करेंगे। ठीक है दोस्तों। 2300 साल पहले मेसिडोनिया का जो राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। तो दोस्तों आज से सिकंदर कितने वर्ष पहले विश्व विजय करना चाहता था? 2300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। तब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने मगध यानी भारतीय उपमहाद्वीप में आने से मना कर दिया था। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो दोस्तों सिकंदर भारत पर कितने वर्ष पहले आक्रमण करने आए थे? लगभग 2300 साल पहले सिकंदर भारत पर आक्रमण करना चाहता था। और सिकंदर दोस्तों कहाँ का राजा था? मेसिडोनिया यानी आधुनिक यूनान और स्पेन का राजा सिकंदर था। ठीक है दोस्तों। और सिकंदर ने दोस्तों मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीत लिया था। और इन राज्यों को जीतने के बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी नदी के किनारे आकर रुक गया था? व्यास नदी के किनारे रुक गया था। ठीक है दोस्तों। और जब उसने मगध महाजनपद की ओर कूच करना चाहा यानी मगध पर हमला करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने यहाँ पर आने से इनकार कर दिया था। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के जो शासक हैं उनके पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने वज्जी महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त करी कि वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी और यह वज्जी महाजनपद कहाँ पर स्थित था? मगध के पास। और यहाँ पर शासन व्यवस्था कैसी थी? गण और संघ संबंधी शासन व्यवस्था थी। और इस गण और संघ संबंधी व्यवस्था में कई शासक होते थे, कभी कभी ये लोग एक साथ शासन करते थे, वे सभी राजा होते थे।
और दोस्तों मैसिडोनिया का राजा कौन था? सिकंदर। और यह कितने वर्ष पहले भारत पर आक्रमण करना चाहता था? लगभग 2300 साल पहले सिकंदर भारत पर आक्रमण करना चाहता था। और यह सिकंदर था, यह भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी नदी के किनारे आकर रुक गया था? व्यास नदी के किनारे आकर रुक गया था। और जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने इस वीडियो में प्राचीन राज्य राजाओं और प्राचीन गणराज्यों के बारे में चर्चा की है। दोस्तों हमने इस वीडियो में किस किस बारे में चर्चा की है? दोस्तों इस वीडियो में हमने अश्वमेध यज्ञों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनके शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और दोस्तों हमने इसमें अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार होता है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। और दोस्तों उत्तर वैदिक ग्रंथ होते हैं उनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। दोस्तों हमने जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की कि वर्ण 4 वर्गों में बटे हुए थे उस समय लोग। ठीक है दोस्तों इसके बाद हमने जनपद के बारे में जानकारी प्राप्त की कि जनपदों में लोग किस प्रकार रहते थे, वे क्या क्या कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों हमने जनपद के बाद महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और दोस्तों ये महाजनपद 16 थे। हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में इन और भी महाजनपदों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये महाजनपद हमारी परीक्षा की दृष्टि के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन चीज़ों के नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है दोस्तों हमने इन महाजनपदों के समय में जो कृषि में परिवर्तन हुए थे उसके बारे में भी चर्चा की है। दोस्तों हमने एक प्राचीन जो महाजनपद था, जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद था मगध, उसके राजा के बारे में जानकारी प्राप्त की कि उसने कौन कौन से राजाओं ने राज किया और उन राजाओं ने किस प्रकार के कार्य किए थे। और दोस्तों मगध महाजनपद के बाद हमने वज्जी महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त की कि ये वज्जी महाजनपद की राजधानी के बारे में बातें की और वज्जी महाजनपद में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और दोस्तों इसके बाद हमने मैसिडोनिया का जो राजा सिकंदर था यानी सिकंदर महान के बारे में चर्चा की और वह भारत में किस नदी के किनारे रुका था? व्यास नदी के किनारे। दोस्तों हमारे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि भारत में सिकंदर किस नदी के किनारे आकर रुक गया था? ये तो आंसर होगा हमारा व्यास नदी के किनारे। ठीक है तो दोस्तों हमने हमारी ये NCERT हिस्ट्री के क्लास 6 चैप्टर 5 के नोट्स के बारे में चर्चा की है। और दोस्तों अपन इस वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त करके और इस वीडियो से जानकारी लेकर अपने नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है तो दोस्तों अब हम हमारी ये क्लास यही समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों।